हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम साझेदारी के वार्षिक हिसाब का उदाहरण 3 करेंगे। उदाहरण 3 के अंदर हमको यहाँ पर देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ 2 पार्टनर दिए हैं, 2 साझेदार हैं। यश और जस की साझेदारी पीढ़ी का 31/3/2017 के रोज़ का सकल तलपट दिया हुआ है। उसके साथ में जमा बाकी और उधार बाकी दिया है सकल तलपट की। फिर समायोजन दिए हैं कुछ, उन समायोजनों को देखकर हमको आगे का वार्षिक हिसाब का पूरा सवाल गिनना है। तो पहला स्टेप हमारे अकाउंट्स ड्रॉ करना है। तो अकाउंट्स ऑलरेडी देख गए हैं। सेकंड नंबर हमारा एडजस्टमेंट को टिक मार्क करना। तो एडजस्टमेंट को हम टिक करेंगे। तो पहला एडजस्टमेंट हमारे यहाँ है पूंजी और आहरण पर। तो पूंजी को 1 नंबर और आहरण को 1 नंबर हम यहाँ पर देंगे, क्योंकि पूंजी और आहरण पर ब्याज गिरना है। अब सेकंड नंबर, दूसरा नंबर हमारा अंतिम स्टॉक 15,000 का है, जिसकी बाजार कीमत 12,000 है। तो अंतिम स्टॉक को टिक मार्क करने का होता है, लेकिन अंतिम स्टॉक यहाँ टिक मार्क होता नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। तीसरा नंबर 500 स्टेशनरी खर्च चुकाना बाकी है। तो स्टेशनरी खर्च को 3 नंबर टिक मार्क करना है। चौथा नंबर मजदूरी के 400 अग्रिम चुकाया है, तो मजदूरी को टिक मार्क करना है हमको। तो देखो यहाँ पर है चौथा नंबर, हम मजदूरी पर टिक मार्क करेंगे। उसके बाद हमको दिया हुआ है भाड़ा अग्रिम प्राप्त है, यानी पेशगी प्राप्त है। तो भाड़े को हम 5 नंबर टिक मार्क करेंगे, जो जमा साइड में मिलेगा, क्योंकि प्राप्त भाड़ा है। ऐसे ही प्राप्त बट्टा मिलना बाकी है, तो उसको भी टिक मार्क करेंगे। दोनों चीज़ें वहीं आएंगी। फिर ग्राहक है, ग्राहक में से डूबत ऋण, डूबत अनामत और बट्टा अनामत है, तो तीनों को टिक मार्क करेंगे और ग्राहकों को भी। तो वो हमारा छठा नंबर होगा, ग्राहक यानी कि देनदार। उसके बाद डूबत ऋण, उसके बाद डूबत अनामत और फिर बट्टा अनामत नहीं है, तो बट्टा को हम टिक मार्क करेंगे। तो ये इस तरह से हमारा ये पूरा 4-5 चीज़ें वो टिक हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट क्या आएगा, 7वां नंबर। तो 7वां नंबर का समझना हमारा क्या है वो देखेंगे। मोटर कार पर 10% घिसाई गिरनी है, तो मोटर कार को टिक मार्क करना है हमको, 7वां नंबर। उसके बाद 8वां नंबर, तो 2000 का माल आग से जल गया है। तो आग से जल गया है, ये कहाँ टिक मार्क होगा, तो अन्य तरह से माल की जब ये खरीदी में आता है, तो हम खरीदी को 8 नंबर टिक मार्क करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 9वां आता है, जश को उसका कमीशन घटाने के बाद बढ़ते लाभ पर 10% कमीशन। तो अभी ये टिक मार्क कहीं होगा नहीं, क्योंकि ये लाभ पर देना है। जब तक हम लाभ नहीं निकाल लेते तब तक इसका कमीशन का असर दिया जाएगा नहीं। तो इस प्रकार हमारे सारे समायोजन टिक मार्क हो चुके हैं। जमा साइड को और उधार साइड को हमको एक एक करके अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र करना है इनकी बाकियों को। तो स्टार्ट करेंगे। कौन सा नंबर का उदाहरण हमारा, 3 नंबर का। तो उदाहरण 3, यश और जस, यहाँ पर साझेदारों का नाम है, तो लिखेंगे यश और जस। अब हेडिंग टाइटल हमको डालना है, इसका क्या होगा ऊपर, तो यश और जस की साझेदारी पीढ़ी का तारीख 31/3/2017 के रोज़ पूरे होते वर्ष का व्यापार खाता। इसी प्रकार ये टाइटल हमको सभी खातों में डालना है। लाभानी खाते में भी आएगा, लाभानी वितरण खाते में भी आएगा, पूंजी खाते में भी आएगा। तो पूंजी खाते का हमने नाम लिखना बाकी है, वो लिख देते हैं, पूंजी खाता। विवरण यश के लिए वाई और जस के लिए जे। इसी तरह जमा साइड में भी हम लिखेंगे विवरण यश जस जमा उधार। ठीक है। उसके बाद हमारा ये पक्की तलपट दिया, उसके ऊपर भी हमको टाइटल डालना है। उसमें 2 साइड है हमारी, पूंजी दायित्व और संपत्ति लेना। अब क्या करना हमको, सबसे पहले जमा बाकी से स्टार्ट करेंगे हम। तो जमा बाकी हमको कहाँ दी हुई, सकल तलपट में, वहाँ पर
पहले नंबर पर दिया हमको पूंजी खाता, उसमें 2 पार्टनर दिए यश और जश। तो यश और जश का खाते की जो पूंजी खाते की शेष है वो लिखेंगे हम पूंजी खाते के अंदर जमा साइड में, क्योंकि जमा बाकी है तो हम जमा शेष में लिखेंगे। तो यहाँ आएगा पूंजी खाते के जमा साइड में शेष आगे लाए। कितना है 50,000 और 40,000, तो हम लिख देंगे वहाँ पर 50,000 और 40,000। किताब साथ में रख के देखना है, अमाउंट वहाँ से दिखती जानी है, अगर यहाँ दिखाई नहीं देती हैं तो। दूसरा नंबर हमारा व्यापारी यानी कि लेनदार, वो हमारे कहाँ होते हैं सर? हमारे कहाँ आते हैं पूंजी दायित्व में पक्की तलपट के अंदर। तो लिखेंगे पक्की तलपट में पूंजी में व्यापारी यानी कि लेनदार। ठीक है, इसकी रकम हमको यहाँ पर दी हुई है 16,400, तो उसको लिख देंगे डायरेक्ट बाहर के कॉलम में, क्योंकि इस पर कोई समायोजन नहीं है। यहाँ देख सकते हैं हम कोई समायोजन यहाँ पर हमको लेनदार क्वेश्चन नहीं करा है। 16,400 डायरेक्ट बाहर। उसके बाद में बिक्री है। बिक्री कहाँ आता है हमारा? व्यापार खाते के जमा साइड में। तो व्यापार खाते के जमा में लिखेंगे बिक्री, उसका पूरा फॉर्मेट होता है, उसको लिखेंगे। पहले बिक्री की रकम है 2,04,000 रुपये, वो लिखी, माइनस बिक्री वापसी करके थोड़े जगह छोड़ देंगे यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? देनी हुंडी। तो देनी हुंडी कहाँ है हमारे पास? ये हमारा है पूंजी दायित्व में आएगा, तो लिखेंगे लेनदार के नीचे देनी हुंडी। उसकी रकम दी हुई है हमको 8,000 रुपये, तो डायरेक्ट बाहर के कॉलम में लिखेंगे हम 8,000 रुपये। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है विनियोग का ब्याज। ये हमारे कहाँ आएगा? विनियोग का ब्याज हमारे लिए आवक के विनियोग के ऊपर, तो जमा साइड में लिखेंगे लाभानी खाते के। तो लाभानी खाता ओपन करना है, वो हमारे किस पर ब्याज होता है? विनियोग पर। तो सामने हम उसके विनियोग पर ब्याज यहाँ पर लिख देंगे जमा साइड में। समायोजन होगा इसके ऊपर, क्योंकि सामने हमको विनियोग दिए हुए हैं। कितने दिए वो देख सकते हैं हम किताब में। 6% के विनियोग और तारीख भी लिखी है। जहाँ तारीख है और प्रतिशत हो तो गुप्त समायोजन गिना जाता है, तो उसके लिए हम जगह छोड़ेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारा पेड़ी का दायित्व है, तो पूंजी दायित्व में आएगा हमारा ये पक्की तलपट के अंदर। तो लिखेंगे BOD बैंक ओवरड्राफ्ट। उसकी रकम हमारे दी हुई है 24,260, तो उसको लिखेंगे। ओके, तो माल वापसी हमारी जो जमा साइड में दी है, तो हम उसको कहाँ लिखेंगे? उधार साइड में, नहीं खरीद वापसी होगी वो। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर खरीदी माइनस, जब खरीदी हमारे पास आएगी तब लिख देंगे। अभी हमारे पास खरीद वापसी आई है, माल वापसी जमा साइड में, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे। कितना दिया हुआ है हमारे पास? ये 2800 जमा में दिया है, तो वो हमारी खरीद वापसी होगी। उधार में दिया है तो बिक्री वापसी होगी। माइंड में ये चीज़ एकदम फिट करके रख लो। जमा में दिया है इसका मतलब बिक्री वापसी होगी, बिक्री के साथ वाली वो नहीं है, अपोजिट एंट्री होगी। तो वापस आए तो उधार, जाए तो जमा। तो ये हमको रूल्स है जो माल के, वो यहाँ पर ध्यान रखने पड़ेंगे। उसके बाद में लिखा प्राप्त भाड़ा। प्राप्त कुछ भी हमारे पास इनकम हो रही है, तो हम लाभानी खाते के जमा साइड में लिखेंगे, तो लिखेंगे प्राप्त भाड़ा। और उसके बाद में लिखा हुआ हमारे पास क्या है? प्राप्त बट्टा है, तो वो भी हमारे पास यहाँ लिखना, टिक मार्क भी है साथ में। प्राप्त बट्टा कितना हमारे पास? देखो 400 रुपये दिया हुआ है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया है। उसके बाद में आगे क्या है? डूबत अनामत। डूबत अनामत के लिए क्या करना पड़ता है हमको? चार्ट बनानी पड़ती है, तो पूरी हम यहाँ पर फॉलो करेंगे पूरे उसको रूल्स को। डूबत ऋण प्लस डूबत ऋण प्लस डूबत अनामत और माइनस डूबत अनामत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? TAAT। डूबत अनामत हमारे पास यहाँ पे दिए 2,000, वो हमारी कहाँ आएगी? यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में आहरण से गया माल, ये हमारा कहाँ आएगा? खरीदी में से माइनस।
अन्य तरह से माल की जावक, अन्य तरह से माल की जावक, चाहे वो आहरण से जाए, चाहे विज्ञापन से जाए, चाहे नमूने से जाए, कोई भी तरह से हो माल अगर जा रहा, बिक्री के सिवाय कोई भी तरह से माल की जावक होती है वो खरीदी में से माइनस होता है। तो इसकी हम कहाँ लिखेंगे, खरीदी में से माइनस करेंगे इसको, तो लिखेंगे खरीदी माइनस आहरण से गया माल। क्या लिखेंगे, रकम कितनी दी हुई है किताब के अंदर, तो वो हम देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये 740, तो माइनस 740, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास अभी एक पॉइंट और है बाकी, अदत्त मजदूरी। देखो मजदूरी के साथ में एक वर्ड और जुड़ गया, अदत्त, तो ये कहाँ आएगी, वेरी गुड, दायित्व में आएगी। अदत्त यानी कि चुकाना बाकी, तो हमारा दायित्व हुआ। तो अदत्त कहाँ आएगा हमारा, ये दायित्व में आएगा। अदत्त मजदूरी, अदत्त कुछ भी हो, कोई भी खर्च हो, चुकाना बाकी, तो वो कहाँ आता है, पूंजी दायित्व में ही आता है, इसलिए हम लिखेंगे पूंजी दायित्व में अदत्त मजदूरी। कितनी है, 500 रुपये है, तो हम 500 रुपये ही लिखेंगे, ठीक है। अब हमारी ये जमा साइड के जितने भी थे सब बाकी हमने अलग अलग खातों के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब बाकी हमारी उधार बाकी, तो उधार बाकी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमको देखते जाना है और उनको अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र करना है। तो पहला है हमारा आहरण खाता, तो आहरण खाता कहाँ आएगा, पूंजी खाते में उधार साइड में लिखना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर आहरण खाता। आहरण खाता कितना है, 8000 और 4000 का, तो लिखेंगे 8000 और 4000, ठीक है। तो यस और यस दोनों हो गए हैं। स्टॉक की बात करते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है 1/4, तो प्रारंभिक स्टॉक होता है वो कहाँ आता है, व्यापार खाते में, लिखेंगे प्रारंभिक स्टॉक। कितना दिया हुआ है, 24,000, तो 24,000 हम वहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में ग्राहक यानी कि देनदार, ये कहाँ आते हैं हमारे, तो उनको हम लिखेंगे संपत्ति लेना में देनदार। रकम भी हमारे पास है, कितनी है वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम ग्राहक यानी कि देनदार, रकम दी हुई है 29,000, कितनी दी है, 29,000। तो कितनी लाइन सुनी है, 4-5 लाइन, क्योंकि आज सारी चीज़ें भी दुगतना मत भी और बट्टा आना मत भी, तीनों चीज़ें समझ हमने पढ़ी थी, याद हो तो। कौन से नंबर पे थी वो, 6 नंबर पे टिक मार्क थी, बाद में देखेंगे। चलो उसके बाद में हमारे पास क्या है, खरीदी। तो खरीदी कहाँ आएगा, व्यापार खाते के अंदर आता है हमारा खरीदी। कितनी रकम दी हुई है, 130,800, 1,30,800, तो 1,30,800 उनको यहाँ दिया हुआ, उसको हम यहाँ लिखेंगे। मजदूरी व्यापार खाते के उधार में, टिक मार्क है, हाँ। तो मजदूरी हमको यहाँ लिखी हुई है, कितनी है, 2,000, टिक मार्क है, तो एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद में लेनी हुंडी, ये कहाँ आएगी, लेनी हुंडी पक्की तलपट के अंदर संपत्ति लेना में आएगी, तो हम वहाँ लिखेंगे लेनी हुंडी, ठीक है। लेनी हुंडी की रकम कितनी दी हुई है, 6,000, तो हम 6,000 यहाँ पर बाहर के कॉलम में डायरेक्ट लेंगे, संपत्ति लेना में लेनी हुंडी। उसके बाद में हमारे पास है 6% के 10,000 के 6% के विनियोग कहाँ आते हैं हमारे, संपत्ति लेना के अंदर विनियोग लिखे जाते हैं। तो विनियोग हमारा आता है संपत्ति के अंदर, हम वहाँ लिखेंगे 6% के विनियोग, जितना दिया उतना लिखते हैं। बाहर के कॉलम हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कितना, 10,000। विनियोग कब खरीदे थे हमने, 1/4/2016 को, यानी कि शुरुआत में साल के। तो पूरी साल का हमको ब्याज मिलेगा, पूरी साल का ब्याज मिलेगा, तो ब्याज की गणना हम यहीं करेंगे, लाभ हानि के जमा में मिलता है हमको। इसका लाभ मिलेगा तो कहाँ आएगा, इनकम हुई, इनकम कहाँ आएगी, लाभ हानि खाते के जमा में। तो 10,000 का इन्वेस्टमेंट हमने किया था, उसके सामने हमको 6% मिलेगा। क्या मिलेगा,
ब्याज, बराबर। 6% का, तो मैंने 10,000 का 6% कर दिया, पूरी साल का कितना आएगा, बराबर। 10,000 का 6% होता है 600, तो उनमें से 300 तो पहले से मिल गए, लेकिन अभी भी मिलना बाकी है, कितना, 300 और मिलना बाकी है। तो ये हमारा एक गुप्त समायोजन है। तो समायोजनों को हम रेड पेन से करते हैं, तो यहाँ लिख रहे हैं 300 किस बात का, मिलना बाकी ब्याज, क्या, मिलना बाकी विनियोग ब्याज। तो यहाँ पे लिखा हमने मिलना बाकी। अब मिलना बाकी की दूसरी असर हमारी कहाँ होती है, संपत्ति में। मिलना बाकी हमारा कहाँ आता है, संपत्ति में। चुकाना बाकी यानी कि अदत हमारे कहाँ आता है, दायित्व में। तो मिलना बाकी कहाँ आएगा, संपत्ति में। तो लिखेंगे यहाँ पर मिलना बाकी विनियोग ब्याज, मिलना बाकी विनियोग ब्याज। चाहो तो विनियोग के साथ में भी लिख सकते हो और चाहो तो अलग भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ अलग करके लिखा है, वहीं लिख सकते हैं चाहे तो। चलो, ये हमारा विनियोग का पूरा हुआ। फिर हमको दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट, बाकी हमारे दिए विनियोग के बाद में वेतन। तो वेतन हमारा कहाँ आएगा, लाभानी खाते के उधार में। कहाँ आएगा, खर्च है ये पेढ़ी का, तो वेतन चुकाना पड़ता है, तो खर्च कहाँ लिखा जाता है, यहाँ पर। उसकी रकम दी हुई है हमको 12,000 वेतन की, कोई टिक मार्क नहीं है, इसके लिए मैं सीधा आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ। फिर रोकड़ शेष दी है हमको 3500। ये रोकड़ शेष हम कहाँ लिखते हैं, संपत्ति में लिखते हैं। तो यहाँ लिखूँगा मैं रोकड़ शेष, कितनी दी हुई है, 3500। कहाँ लिखेंगे हम इसको, पक्की तलपट के अंदर संपत्ति में रोकड़ शेष कितनी है, 3500। जितना दिया उतना ही हमको लिखना है। उसके बाद में दिया बट्टा 1400। अब दिया बट्टा कहाँ आता है, लाभानी खाते के उधार में, चोरी टाट जिसको हम बोल सकते हैं। तो लिखेंगे दिया बट्टा प्लस बट्टा अनामत समायोजन वाला और माइनस बट्टा अनामत, ठीक है। उसमें भी हमारे पास दो प्रकार के टी ए और टी। तो बट्टा है अभी खाली हमारे पास, तो बट्टा लिखेंगे 1400 रुपये, तो हमने यहाँ लिख दिया 1400, ठीक है। आगे चलते हैं, वहाँ लिखा माल वापसी, माल वापसी उधार। तो ये हमारा क्या होगा, बिक्री वापसी में आएगा। कितनी रकम दी है, 2400, तो यहाँ पर माइनस करेंगे 2400। व्यापार खाते के बिक्री में से माइनस होता है बिक्री वापसी, व्यापार खाते के बिक्री में से होता है माइनस क्या, बिक्री वापसी, यानी कि माल वापसी उधार, ठीक है। उसके बाद में डूबत ऋण दिया हमको 400 रुपये। तो हम डूबत ऋण को, डूबत ऋण की पूरी टाँट बनाई हुई है, लाभानी खाते के उधार में 400 रुपये हम वहाँ लिखेंगे टी में। टी मतलब ट्रायल बैलेंस शीट, हमारी सकल तलपट, कच्ची तलपट जिसको बोलते हैं वो। उसके बाद में स्टेशनरी खर्च है, ये भी हमारा लाभानी खाते के उधार में ही आता है, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे स्टेशनरी खर्च। स्टेशनरी खर्च हमारे पास कितना है, देखो ये देख लेते हैं कितना है, 800। टिक मार्क है तो हम अंदर के कॉलम में लिखेंगे, बाद में एडजस्टमेंट करने के बाद बाहर लिखेंगे। ऑफिस खर्च है हमारा 2300, ठीक है, वो हम डायरेक्टली बाहर के कॉलम में लिख देंगे, क्योंकि कोई टिक मार्क नहीं है, आएगा यहीं पर ऑफिस का खर्च भी लाभानी खाते के उधार में। 2300 है तो हम 2300 बाहर के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद में हमको दी हुई है मोटर कार। तो मोटर कार यानी कि हमारी क्या हुई, संपत्ति, स्थायी संपत्ति है, तो हम लिखेंगे संपत्ति लेना के अंदर इसको क्या लिखेंगे, मोटर कार। कितने का दिया हुआ है, 52,000 का, तो 52,000 टिक मार्क है, तो एक लाइन लीव करनी है हमको, ठीक है। उसके बाद में दिया हुआ है हमारे पास में मकान, संपत्ति है मकान भी, तो मकान भी यहीं लिखेंगे, लेकिन कोई टिक मार्क है नहीं है, तो सीधा डायरेक्टली कितना आएगा, 60,200 दिया है, तो हम भी 60,200 ही लिखेंगे, ठीक है। मकान दिया है 60,200। अब है अग्रिम चुकाया ऑफिस खर्च। अग्रिम चुकाया ये कहाँ आता है, संपत्ति लेना में। अग्रिम कोई भी कहाँ आएगा हमारा, संपत्ति लेना में, तो लिखेंगे अग्रिम चुकाया ऑफिस खर्च, यानी कि पेश की चुकाया। क्या बोलते हैं, पेश की। अगर अग्रिम प्राप्त होता तो हमारे लिए दायित्व हो जाता, तो हम कहाँ लिखते हैं उसको, यहाँ लिखते, लेकिन ये क्या है, अग्रिम चुकाया कर रखा, तो हमारे लिए संपत्ति खड़ी है सामने, ठीक है। कितनी है, 1200, तो 1200 की रकम हम यहाँ पर लिख देंगे, अग्रिम चुकाया
विच खर्च। देखो ये चार चीजें दूसरे से रिलेटेड रहती है। मिलना बाकी संपत्ति, चुकाना बाकी दायित्व, अग्रिम चुकाया उस साइड तो अग्रिम प्राप्त इस साइड। बस ये चार चीज़ों का हमारा माइंड में सेट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारी बाकियाँ उधार बाकी और जमा बाकी दोनों ही पूरी हो चुकी हैं। ये भी हो गई, ये भी हो गई। अब बाकी हमारे समायोजनों को एक एक करके असर देना है। ठीक है, तो समायोजन के असर हम रेड कलर की पेन से देंगे जिससे कि वो तुमको अलग से दिख सके। तो सबसे पहला समय लिखा हुआ पूंजी पर 5% और आहरण पर 10% की दर से 6 मास का ब्याज। तो हम पहले खाली पूंजी पर गिनते हैं 5%। तो देखो हमारे पूंजी पर ब्याज की असर कहाँ आती है? पूंजी पर ब्याज की असर आती है हमारे पूंजी में, और दूसरी असर होगी इसकी लाभांश वितरण खाते के उधार में। ठीक है, तो हम पहले यहाँ लिखेंगे पूंजी पर ब्याज कितनी आएगी। देखो यहाँ पर ये हमारी 50,000 का 5% 2500 और 40,000 का 5% होगा हमारा 2,000। ठीक है, ये यहाँ पर जमा है, हमको यहाँ लिखना है उधार में, क्योंकि समायोजन की असर जो होंगी वो उधार जमा तो होंगी ही होंगी। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर पूंजी पर ब्याज। क्या लिखेंगे? पूंजी पर ब्याज। किस किस का? यश और जस दोनों का है। तो यश और जस, एक का 2500 है, दूसरे का 2000 है, दोनों का टोटल मिलाकर हुआ 4500 हो गया। समायोजन की दोनों असर हो चुकी है। अभी क्या लिखा है? आहरण पर 10% की दर से 6 मास का। तो देखो आहरण पर ब्याज क्या लिखेंगे? पूंजी खाते के उधार में आहरण के नीचे आहरण पर ब्याज बराबर 6 मास का है। तो 8,000 का 10%, 800, फिर 6 मास यानी कि उसका आधा कर देना है तो 400, और बाजू वाले का करेंगे तो कितना आएगा? 4,000 का 10% 400 और 6 मास से करेंगे तो हो जाएगा 200। तो ये हमारे दोनों साइड का आहरण का ब्याज निकल जाएगा। कैलकुलेशन करनी हो तो कैसे करेंगे वो भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। y की कैलकुलेशन में 8,000 गुणा 10% 6/12 कितना आएगा? कैलकुलेशन करेंगे तो 400। जस का करके देखते हैं तो 4,000, उसका 10% करेंगे, फिर 6/12 कर देंगे क्योंकि 6 महीने हमको बोला है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब इसकी दूसरी असर देनी हो तो हमको कहाँ आएगी? लाभांश वितरण खाते के जमा में। कहाँ आएगी? लाभांश वितरण खाते के जमा में आहरण का ब्याज। तो लिखेंगे इसको आहरण पर ब्याज। यश और जस दोनों का है तो 400 200 टोटल हुआ 600। ये हमारा पहला समायोजन पूरा हुआ। कितनी असर हुई उसकी? 4, 1 2 3 4। आगे अंतिम स्टॉक ₹15,000 है। दूसरा समायोजन हमारे पास में यहाँ है। अंतिम स्टॉक है वो 15,000 का है जिसकी बाजार कीमत 12,000 है। तो दोनों में से जो कीमत कम हो उससे हम उसकी असर दिए थे हमारे वार्षिक हिसाबों के अंदर। तो अंतिम स्टॉक में से कम कीमत कौन सी है? 12,000 है। तो 12,000 की 2 असर हमको यहाँ देनी पड़ेंगी। पहली असर होती है हमारी संपत्ति में, तो लिखेंगे यहाँ पर अंतिम स्टॉक। क्या लिखेंगे? कितने का? जो भी कम कीमत हो। तो 12,000 कम है तो 12,000 से हम असर देंगे। दूसरी असर होती है व्यापार खाते के जमा में। व्यापार खाता ये रहा, उसके हम जमा में लिखेंगे अंतिम स्टॉक 12,000। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद का समायोजन नंबर 3 है। तो वहाँ लिखा हुआ है 500 स्टेशनरी खर्च के चुकाना बाकी है। तो स्टेशनरी खर्च चुकाना बाकी है तो पहले तो स्टेशनरी खर्च होगा हमारा, वहाँ हम प्लस करेंगे। क्या लिखेंगे वहाँ पर? चुकाना बाकी यानी कि अदत्त। ठीक है, कितना है वो? 500। तो 500 रुपये हम इसके अंदर प्लस करके बाहर लिख देंगे। टोटल जो भी आता होगा इसका 1300। अब इसकी दूसरी असर हम देखें तो हमारे लिए क्या है? चुकाना बाकी यानी कि दायित्व। तो वहाँ लिखेंगे हम चुकाना बाकी स्टेशनरी खर्च। क्या लिखेंगे? चुकाना बाकी स्टेशनरी खर्च
कितना है 500 है, तो हमने देखो 500 यहाँ पर पूरा लिख दिया है। उसके बाद की बात करें नेक्स्ट समायोजन चौथा नंबर, तो वहाँ लिखा हुआ है मजदूरी के 400 अग्रिम चुकाया है। अग्रिम यानी पेशगी चुकाया है। तो देखो मजदूरी कहाँ है, सबसे पहले तो वो देखेंगे। तो मजदूरी होती है व्यापार खाते के उधार में। तो व्यापार खाते के उधार में मजदूरी है, उसमें से अग्रिम हो तो माइनस करते हैं और बाकी हो तो प्लस करते हैं। तो ये हमारा क्या है, अग्रिम है। तो लिखेंगे अग्रिम चुकाया या अग्रिम चुकाई मजदूरी, इसलिए अग्रिम चुकाई कितनी है 400 रुपये। ठीक है, तो 400 रुपये को हम माइनस करेंगे तो बाहर बचेगा 1600। अब अग्रिम चुकाई मजदूरी, इसकी दूसरी असर कहाँ होगी, संपत्ति लेना में। तो यहाँ लिखेंगे अग्रिम चुकाई मजदूरी। क्या लिखेंगे, अग्रिम की जगह अगर पेशगी लिखना हो तो लिख सकते हो। कितनी है 400 हो गया। अब हमारे पास में दूसरा क्या है, तो वहाँ देखो लिखा हुआ 5 नंबर में भाड़ा अग्रिम प्राप्त है। 200 रुपये का भाड़ा है, वो कैसा है, अग्रिम प्राप्त है। 5वें नंबर के अंदर 2 हैं, पहला ये है भाड़े का अग्रिम। तो भाड़ा कहाँ है, प्राप्त है, यानी कि लाभानी खाते के जमा में होगा कहीं, ये रहा। तो उसमें से हम अग्रिम है तो माइनस होता है, तो लिखेंगे अग्रिम प्राप्त। कितना प्राप्त है हमारे पास, तो लिखा हुआ है 200 रुपये का भाड़ा पेशगी प्राप्त है। तो 200 रुपये हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, कितना आएगा 400। अब अग्रिम प्राप्त की दूसरी असर हमारी कहाँ होती है, पूंजी दायित्व में होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे अग्रिम प्राप्त। अग्रिम चुकाया होता तो सामने, अग्रिम प्राप्त है तो दायित्व में। ठीक है, तो अग्रिम प्राप्त भाड़ा कितना है 200। जबकि इसी समायोजन में आगे लिखा है जबकि बट्टा है वो 40 रुपये मिलना बाकी है। तो मिलना बाकी बट्टा, तो बट्टा कहाँ है हमारा, प्राप्त बट्टा होगा कहीं, ये रहा। वहाँ हम लिखेंगे मिलना बाकी। क्या लिखेंगे, तो कोई बात नहीं, मिल जाएगा 40 रुपये का। तो 40 रुपये हम प्लस करेंगे और बाहर लिखेंगे हम 440। ठीक है, दूसरी असर इसकी कहाँ होगी हमारी, मिलना बाकी कहाँ आता है, संपत्ति में। तो लिखेंगे मिलना बाकी बट्टा। क्या लिखेंगे, तो मिलना बाकी बट्टा हमारा आएगा 40 रुपये खाली। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो छठा नंबर हमारा आता है समायोजन का, ग्राहकों में से 1000 डूबत ऋण अपलिखित करनी है। ठीक है, तो पहले हम ग्राहक यानी कि देनदार, वहाँ से 1000 माइनस करेंगे। क्या, डूबत ऋण समायोजन का है, इसलिए ए रेड पेन है, ऐसे भी पता चल जाएगा। माइनस करेंगे 1000, कितना बचेगा 28000। जितना बोला उतना कर दिया। आगे और लिखा है कुछ 5% डूबत अनामत और 2% बट्टा अनामत भी है, कोई बात नहीं। तो डूबत अनामत है वो हमारे पास यहाँ है 5%, तो लिखेंगे डूबत अनामत। 28000 का 5% 1400, उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 26600। उसके बाद में बट्टा अनामत की गणतरी करेंगे, तो बट्टा अनामत हमारा कितना 2%, तो 532। हाँ के ना, तो उसको भी माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 26068। ठीक है, तो ये हमारे पास में थे तीनों के तीनों, जो एक थी एक पंद्रह थी वो हमने लिख दिया। अब इनकी सबकी दूसरी असर देनी बाकी है, तो इनका संबंधित हमने जो भी लिखा होगा कहीं उनके अंदर इसको लिखेंगे। तो डूबत ऋण तो उसकी खुद की टाट में आएगी। तो डूबत ऋण रकम कितनी है दोनों की, ए की 1000 और 1400। यहाँ लिखेंगे पहले में डूबत ऋण 1000 थी और डूबत अनामत 1400 थी। तो अब इसको प्लस माइनस करके बाहर निकालेंगे तो भूल से कितना आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। बट्टा अनामत की दूसरी असर नहीं है एडजस्टमेंट वाले की, तो 532 आ रही है और बट्टा अनामत टी सकल तलपट में दिया ही नहीं था, तो बाहर निकालेंगे तो 1400 प्लस 532 कितना होता है। तो इनकी दोनों असर भी पूरी हो चुकी है। देखो 1 2 3, 1 2 और 3। ठीक है, डूबत ऋण, डूबत अनामत और बट्टा अनामत
एकत्रीन, डूबत्रीन अनामत और बट्टा अनामत। हो गया सब, आगे चल सकते हैं हम। अब चलेंगे आगे, तो यहाँ पे है 7 नंबर, मोटर कार पर 10% घिसाई गिनो। तो मोटर कार कहाँ है, पहले वहाँ जाते हैं। संपत्ति में होगी मोटर कार, तो मोटर कार है हमारी संपत्ति में 52,000 की, वहाँ हम लिखेंगे घिसाई 10%, तो 5200 यहाँ पर हमारी घिसाई आएगी। तो 47,800, 46,800 बार हमारे पास बचेगा। इसकी दूसरी एंट्री होगी समायोजन में हमारी कहाँ होगी, लाभानी खाते तो उधार में मोटर कार पर घिसाई, क्या लिखेंगे, कितनी होगी हमारी ये मोटर कार पर घिसाई, 5200। कैसे कैलकुलेट की वो दिखाना है, तो 52,000 का 10% हमने किया था, पीछे ब्रैकेट में शो किया हुआ है। आगे चलते हैं, 2000 का माल आग से जल गया है, तो पहले आग से माल जल गया यानी उसकी एंट्री कर देते हैं। खरीदी में से माइनस अन्य तरह से माल की जवाब, भले वो आग से जला है, माल तो गया है, तो उसकी एक एंट्री होगी यहाँ पर, आग से जल गया माल, कितने का जला, 2000 का। तो यहाँ तो पूरा पूरा हमारा 2000 का माल गया, लेकिन बीमा कंपनी ने उसका क्या बोला कि 80% का दावा स्वीकार करेंगे हम। तो बीमा कंपनी 80% का दावा, यानी कि 2000 का 80% कितना होता है, 1600। तो लिखिए 2000 का माल जला था, उसका 80% का दावा किया है 1600। चलो 2000 का माल जला था, 1600 तो आ गए, बाकी के 800 रुपये कहाँ गए, नुकसान हुआ आग की वजह से। तो हम आग नुकसान को कहाँ लिखेंगे, लाभानी खाते के उधार में, क्योंकि नुकसान हमारे कहाँ लेके जाते हैं, सब लाभानी खाते के उधार में। तो लिखेंगे यहाँ पर आग से नुकसान, क्या लिखेंगे, कितने का हुआ है, तो देखो 2000 का माल जला था, 1600 बीमा कंपनी देने के लिए तैयार हो गई, 400 रुपये हमारे नुकसान में गए क्योंकि वो कोई देने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 400 का नुकसान हो गया है। 9वां नंबर का समायोजन की बात करते हैं, तो जस को उसका कमीशन घटाने के बाद बढ़ते लाभ पर 10% कमीशन दिया जाता है। तो ये तो हमारे टोटल करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर करेंगे। अभी तक हमने टोटल नहीं किया, प्रॉफिट भी नहीं पता, तो ये ट्रांजैक्शन होगा भी नहीं। ये अब जस को कमीशन देना है, तो जस कौन है, साझेदार, यानी लाभ हानि वितरण खाते के अंदर इसकी एंट्री होगी, ये हमको पता है बस। लेकिन लाभ हानि वितरण खाते के अंदर जब तक वितरण पात्र लाभ नहीं आ जाता तब तक इसकी एंट्री दी जा सकती नहीं है। तो तब तक के लिए हम सभी खातों का टोटल करना शुरू कर देते हैं, जिसका जो भी आता है वो बताते जाना है। सबसे पहले हम इसका बिक्री का प्लस माइनस कर देते हैं, 2,02,600, सॉरी 2,01,600। तो ये हमारा टोटल आ चुका है इसका। तो 2,01,600 जो हमारे पास आया है, ये प्लस 12,000 उसके अंदर प्लस करेंगे तो 2,13,600। उसमें से इस साइड का हम पहले चेक कर लेते हैं, इनको प्लस माइनस करने के बाद कितना आता है खरीदी वाला। 125, 260 या 125, 260 ही होगा लगभग। तो इसमें से इन सबको माइनस करना है, तीनों को। ठीक है, अब टोटल किया हमने तो 2,13,600 था। ठीक है, इन सब का टोटल किया 2,01,600 प्लस 12,000, तो 2,13,600 आया। उसमें से हमने माइनस किया इस साइड का, पहले 24,000 प्लस 1,25,260 और फिर माइनस 1,600 और किया, तो हमारे पास कितना आया, 62,740। 62,740, तो वो हमारा क्या हुआ, सकल लाभ। वो हमारा क्या हुआ, सकल लाभ। हम नीचे क्या लिखेंगे, लाभ हानि खाते ले गए, क्या लिखेंगे, लाभ हानि खाते ले गए। ठीक है, यहाँ से ये हम कहाँ लेके जाएंगे, लाभ हानि खाते के जमा में। तो यहाँ लिखेंगे
सकल लाभ, क्या लिखेंगे, सकल लाभ व्यापार खाते से लाए। कहाँ से लाए हम इसको, रकम कितनी है हमारे पास 62,740। अब हम इस साइड का टोटल करेंगे। $64,180 हमारा टोटल आ रहा है। उसमें से इस साइड की सारी चीज़ें जो भी है हमारे उनको माइनस करेंगे। डिफरेंस आ रहा है उसको हम बोलेंगे 40,248। वो है हमारा शुद्ध लाभ। क्या है हमारा, क्या लिखेंगे नीचे, लाभ हानि वितरण खाते ले गए। कहाँ लेके जाएंगे इसको, अब ये यहाँ पर उधार में है, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, इसकी शेष को जमा साइड में। क्या लिखेंगे, शुद्ध लाभ कितना 40,248। उसके अंदर हम प्लस करेंगे 600, 40,848 में से 4500 माइनस करेंगे। उसके पहले हमको एक कमीशन देना बाकी था, याद आ रहा है, लास्ट समायोजन नंबर 9 हमको वहाँ पर लिखा हुआ है कि जस को उसका कमीशन घटाने के बाद बढ़ते लाभ पर 10% कमीशन देना है। यदि किसी साझेदार को कमीशन देना हो कमीशन घटाने के बाद बढ़ते लाभ पर, तो हम यहाँ लिखेंगे किस तरह से, देखो हमारे पास कितना आया, यहाँ पर टोटल को माइनस किया तो 36,348, तो उसका 10% करना है तो 10/110 करो, वो हमको कमीशन मिलेगा किसका, जश का। कमीशन अगर साझेदार को दिया जाता है बढ़ते लाभ पर तो 10/110 करेंगे, क्योंकि अब जो लाभ बढ़ेगा उसमें से कमीशन समाविष्ट है। तो 3304 हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके 3304 पॉइंट समथिंग आ रहा है, बट हम उसको लिख देंगे कितना, 3304 राउंड फिगर करके। अब वापस से इसका माइनस करो, 40,848 में से इनको माइनस करेंगे तो आएगा 33,044। डिफरेंस शायद इतना आएगा, आ रहा है इतना। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर हैं तो दोनों पार्टनर के अंदर समान अनुपात में, क्योंकि अनुपात कोई दिया नहीं है ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दिए, तो हम समान अनुपात में उसको बांट देंगे। लिखेंगे क्या, वितरण पात्र लाभ। क्या लिखेंगे, वाई और जे, यश और जस, तो कितना आएगा 16,552। 16,552 समान अनुपात में बांटा है हमने, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी इसके लिए। 522 है, 16,522 तो हम लिखेंगे 16,522 और 16,522। 33,044 को भाग 2 करो तो ये अपने को मिल जाएगा। अब कमीशन की भी दूसरी असर देनी बाकी है हमारी, तो पहले कमीशन की हम दूसरी असर देंगे। कितना है कमीशन, जस को देना खाली, जे को 33,004। पहले ये दूसरी असर देनी कंपलसरी, क्योंकि हमारा ये समायोजन था। फिर वितरण पात्र लाभ को भी लिखना ज़रूरी है, तो हम लिखेंगे वितरण पात्र लाभ 16,522, तो 16,522 और 16,522 हमारे यहाँ आ जाएगा। अब हम इसका भी टोटल करेंगे, वितरण पूंजी खाते का 61,826, उसमें से 4,200 माइनस कर देंगे। इस साइड का 4,200 माइनस करेंगे तो हमको ये पूंजी खाते की शेष मिल जाएगी। कितनी मिलेगी हमको इसकी, 61,826 में से 4,200 माइनस करेंगे तो 57,626। ठीक है, उसके बाद में इसका टोटल करेंगे तो हमको कितना आएगा 69,022।
69,022। उसमें से 8400 को माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा 60,622। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी शेष। पूंजी खाते की तो लिखेंगे शेष आगे ले गए। क्या लिखेंगे? शेष आगे ले गए। तो शेष आगे ले गए। अब जब मिल गई हमारी ठीक है, अब इसको हम कहाँ लिखेंगे? शेष को पूंजी खाते के अंदर लिखेंगे। पूंजी यश और जश दोनों की पूंजी हमारे पास यहाँ से मिल गई हमको, वो हम यहाँ लिखेंगे 60,622 और 57,626। तो 1,18,000 टोटल आ रहा है दोनों की पूंजी का। उसके बाद में इसका दोनों साइड का टोटल करेंगे, जो भी आता है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और दोनों साइड का जो है टोटल मैच होना चाहिए, टैली हो जाना चाहिए। एक 1,68,108 आ रहा है एक साइड का दायित्व का। दूसरी साइड का भी हम चेक करते हैं, वो भी इतना ही आ रहा है 1,68,108। तो इस तरह से दोनों साइड का टोटल सही है तो सम हमारा पूरा हो गया, ये मान सकते हैं।